Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today I am going to discuss another important unit of accounts, which is very important for those students who are preparing for CUET exam. So, students, this chapter name is Computerized Accounting System. जो बच्चे CUT के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए बच्चे, चैप्टर में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब जो अकाउंट्स होगा वो कंप्यूटराइज कर दो। पहले हम मैनुअल काम करते थे, काफ़ी टाइम लगता था मैनुअल काम करते हुए। अब क्या हुआ है सर, अब सारा काम कंप्यूटराइज हो गया हुआ है। ठीक है, कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस करनी है वो कंप्यूटर्स के थ्रू करनी है। ठीक है, कंप्यूटर्स हेल्प करेंगे, आईटी सेक्टर हेल्प करेगा, तो हमारा काम बड़ा क्विकली होगा, एक्यूरेटली होगा, टाइमली होगा। सिर्फ हमें जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होगी वो हमने कंप्यूटर पे लिखनी है, एंटर करना है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड्स रिपोर्ट्स तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो अकाउंटिंग जो होगी वो बहुत आसान होगी, किसके थ्रू? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो गया? CAS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। मीन्स मैकेनाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच इन टर्न्स प्रोड्यूस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। दैट इज़ कैश बुक, जर्नल्स, लेजर। आपको कैश बुक बनानी है, आपको जर्नल बनाना है, आपको लेजर बनाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंप्यूटर में आपको वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करनी है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी रिपोर्टें तैयार हो जाएंगी, रिकॉर्ड्स तैयार हो जाएंगी, बस हमने क्या करना है, जस्ट एंटर करना है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम उसको बोला गया हुआ है। अब देखिए बच्चे, CS के कंपोनेंट्स, देखिए जहाँ पे जो भी काम होता है एक प्रोसीजर के थ्रू होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से काम कर देंगे, तो एक प्रोसीजर होगा। ठीक है, सीक्वेंस होगी जिसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। जो भी डाटा होगा बच्चे यूज़र के द्वारा, यूज़र होकर लोगों के द्वारा कंप्यूटर में डाला जाएगा, हार्डवेयर में डाला जाएगा, सॉफ्टवेयर वर्क करेगा और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो इसका मतलब ये पांचों कंपोनेंट होंगे इसके, कि ये काम होगा एक प्रोसीजर के थ्रू, एक सीक्वेंस के थ्रू, जो भी एक्शंस लिए जाएंगे, डाटा पीपल्स के द्वारा हार्डवेयर में डाल जाता है, सॉफ्टवेयर वर्क करता है और इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। इन्हीं पांचों कंपोनेंट को बच्चे हम 5 पिलर्स ही बोलते हैं। ठीक है, 5 पिलर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब देखिए बच्चे, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? बच्चे दो कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब जो बात बच्चे मैंने आपको बोली वही वापस रिपीट कर रहा हूँ। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम टेक्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एज इनपुट। जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको एज एन इनपुट लेता है। ठीक है, दैट आर प्रोसेस थ्रू दी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सारा काम प्रोसेस होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं। जैसे आपको डे बुक बनानी है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है, तो बच्चे कुछ नहीं करना, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को एज एन इनपुट मानते हैं, हम कंप्यूटर में डालते हैं, प्रोसेस होता है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू और सारी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, तो इसी को ही बोला गया हुआ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। अब बच्चे मैं आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझा देता हूँ। ये देखिए, जो भी ट्रांजैक्शंस है आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, उसको एज एन इनपुट मानो आप। ठीक है, उसको हम कंप्यूटराइज सिस्टम में, कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो होगी अकाउंटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो वर्क करेगा और इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस इस चार्ट के थ्रू चल रही है। इसका मतलब सर, जो भी डाटा हम डालते हैं वो रॉ डाटा होता है। ठीक है, वो रॉ डाटा होता है, फिर बाद में बन के क्या बनता है, एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है वो। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, डाटा इन्फॉर्मेशन क्या हुआ, वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर essentially the data items which are processed through the accounting softwares to generate the different sets of information in the form of accounting reports such as journal, ledger, etc. हम बच्चे बहुत सारी आइटम्स जो होती हैं रॉ डाटा की फॉर्म में कंप्यूटर में डालते हैं और वो सारा मिक्सचर बनकर एक रिपोर्ट तैयार होती है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जो लोगों को दी जाती है। तो इसका मतलब हम जो डाटा एंटर करते हैं बच्चे, वो क्या हुआ, हमारा रॉ डाटा हुआ। तो जो लोगों के पास पहुंची वो क्या हुई, इन्फॉर्मेशन हुई। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए डाटा आइटम इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट।
स्मॉलेस्ट नेम यूनिट ऑफ डाटा इन द इंफॉर्मेशन सिस्टम। जो हम डाटा यूज़ करते हैं वो एक छोटा सा यूनिट है डाटा का, ठीक है। इन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कंसिस्ट ऑफ 4 डाटा एलिमेंट्स। हम अकाउंटिंग में कहें तो 4 डाटा एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से सर? अकाउंट, अकाउंटिंग कोड, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन और अमाउंट। ये सारे मिलकर क्या बनते हैं? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाटा जो होता है जो हम एंटर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए बच्चे, मैं फीचर्स की बात करूँ, अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के फीचर्स की बात की जाए तो फर्स्ट फीचर कहता है कि ये बड़ा सिंपल होता है, क्योंकि बहुत सिंपली काम हो रहा है बच्चे, बड़ा ईजिली तरीके से डिज़ाइन किया गया हुआ है, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। सारे बिजनेस ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। जैसे सेल्स करना, सेल्स का काम हो गया, फाइनेंस हो गया, परचेज हो गया, इन्वेंट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये सारा काम जो है बच्चे बड़े सिंपल तरीके से हो रहा है और इंटीग्रेटेड तरीके से हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, टाइम टू टाइम हो रहा है, इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिल रही है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम ने बहुत ही बेटर तरीके से काम करके हर एक अकाउंटिंग ट्रांसैक्शन को सिंपल तरीके से और इंटीग्रेटेड तरीके से जोड़ के काम किया है, जिससे रिजल्ट जो होते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से हमें डिस्प्ले होते हैं। और यहाँ पे सेकंड फीचर कहता है ट्रांसपेरेंसी होती है और कंट्रोल होता है। देखिए, हैंडमेड में हम वो कर सकते हैं, कोई हेर फेर कर सकते हैं, मगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में आप हेर फेर नहीं कर सकते। ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। जैसे ही जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे उसकी अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आएगा बच्चे इसमें। फिर नेक्स्ट कहता है एक्यूरेसी होती है, स्पीड होता है। तो आपको बताइए, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो होता है वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो डाटा जो होता है स्क्रीन पे शो करता है, बड़ा फास्टली काम करता है, एक्यूरेट तरीके से काम करता है। डाटा की एंट्री करने की देर है, रिजल्ट्स अपने आप आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी रिपोर्ट्स हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाती हैं स्पीडली। तो ये भी इसका एक फीचर है। नेक्स्ट फीचर बच्चे स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी कहते हैं जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, आप सॉफ्टवेयर का साइज ही बढ़ा सकते हो। मतलब हम न्यू अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर लाते रहेंगे जिससे और आसानी से काम होगा। नेक्स्ट फीचर कहता है बच्चे रिलायबिलिटी। मतलब ये डाटा बड़ा रिलायबल डाटा होता है, इस पे हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जो भी डाटा इसमें डाला जाता है बच्चे एक्यूरेट तरीके से डालता है और उसको बड़ा कंट्रोल तरीके से डाला जाता है। जिसका डाटा जो होता है ये वाला, ये बड़ा ही सिक्योर डाटा होता है, तो इसलिए रिलायबल डाटा होता है ये। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। मतलब सर हम इतने अकाउंट्स कैसे बनाएंगे सारे? तो मैं कहता हूँ सारे अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स के लिए एक ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोला, जो एसेट्स होते हैं वो इक्विटीज़ के बराबर होते हैं, ठीक है। इक्विटीज़ होती हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स क्या होगे? एसेट्स इक्वल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। ए फॉर एसेट्स, ई फॉर इक्विटीज, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज़। तो अब मैंने क्या कर दिया सर, मैंने पूरे वर्क को ना 3 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया। लाइबिलिटी एक साइड लिख दूंगा, कैपिटल एक साइड लिख दूंगा, एसेट्स एक साइड लिख दूंगा। इट मीन टू से मैंने अकाउंट्स को ग्रुप में लिख दिया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। अब मुझे कन्फ्यूजन नहीं होगी, मुझे लाइबिलिटी इतनी ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सारी लाइबिलिटी हैं। तो एसेट्स हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट भी पता है बच्चे ये कि बिजनेस में ये जो कैपिटल होती है ये इंटरनल लाइबिलिटी होती है, ठीक है। ये बेसिकली जो फर्म के ओनर्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लोग फर्म के साथ जुड़ते हैं, वो ये पैसा कंपनी को देते हैं, बाद में कंपनी को ये पे करना पड़ता है। इसका मतलब कि जो ओनर होते हैं वो क्लेम लेते हैं इसका, ठीक है। अब जैसे फर्म बढ़ेगी, प्रॉफिट भी होगा, लॉसेस भी होगा, तो इसलिए मैं इस ट्रांसैक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो हमने 5 आइटम याद रखनी है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। तो ये 5 हेड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे बच्चे आपको बताइए, शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व सरप्लस आता है, ठीक है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स आते हैं। इसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। फिक्स एसेट हो गए, टेंजिबल हो गए, इनटेंजिबल हो गए। करंट एसेट्स के अंदर क्या आ जाता है? करंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, ट्रेड रिसीवेबल आ जाते हैं। रेवेन्यूज़ के अंदर सेल और अदर इनकम आ जाती है। एक्सपेंसेस के अंदर मटेरियल कंज्यूम, सैलरी, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती है डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंडर आना शुरू हो जाती हैं। तो मुझे बार बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं उसको उनके अकाउंट्स की ग्रुपिंग कर दूंगा, ठीक है। अब बच्चे हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस के लिए तो हमने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए, मगर अब हमें कोडिफिकेशन भी करनी पड़ती है अकाउंट्स की। अब आप बोलोगे कोडिफिकेशन क्या होगी? कोडिफिकेशन होगी डिफरेंट डिफरेंट कोड्स लगा के हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे आपकी क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ए सेक्शन और बी सेक्शन। अब मैं आपको बोलूँगा कि ए सेक्शन के बच्चे इस रूम में बैठेंगे, तो ऑटोमेटिकली ए सेक्शन के बच्चे उठेंगे दूसरे रूम में चल जाएंगे, क्योंकि मैंने कोड दे दिया ए और बी। इसी तरीके से ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कोड दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन इज सीक्वेंशियल कोड्स। अब सीक्वेंशियल कोड्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है। सीक्वेंशियल कोड नंबर एंड और द लेटर्स आर असाइंड in consecutive orders. These are applied primarily to source document such as checks, invoices. बच्चे इसमें हम सीक्वेंस में कोड देते हैं, जैसे नंबर लगा के या लेटर्स यूज़ करके। अब से इसका फ़ायदा क्या होगा बच्चे? इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे इन्होंने चेक बुक बोली हुई है, आप कभी चेक बुक देखना जो आपके घर में पड़ी होगी, उसमें कोड लगे होंगे, जैसे 001 CQ 001 CQ 002। अब आपको पता है ये पहला चेक है, दूसरा चेक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कोड्स लगा दिए होते हैं। इसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल कोडिंग, ठीक है बच्चे। तो सीक्वेंशियल कोडिंग नंबर और द लेटर्स आर असाइन इन कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर में लगाए जाते हैं कि जो भी मिस्टेक होंगी जल्दी पकड़ी जाएंगी इससे, ठीक है बच्चे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब इससे क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर मिसिंग हो जाएगा, आसानी से हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स लगाए जाते हैं, CL 001 CL 002 CL 003। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट कोड्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आता है ब्लॉक कोडिंग। अब ब्लॉक कोडिंग क्या होती है, या ब्लॉक कोड्स क्या होते हैं? इन ए ब्लॉक कोड ए रेंज ऑफ नंबर इज partitioned into the desired number. A sub ranges and the each sub range is allotted to a specific groups. Most of the use of the block codes numbers with this sub range follow the sequential coding scheme, that is number increase consecutively. For examples, dealer code for trading firms could be as follows. जैसे बच्चे इसमें हम ब्लॉक कोड जो होते हैं ना, उसको हम ग्रुप्स में लगा सकते हैं, जैसे 100 से लेकर 199, 200 से लेकर 299, 300 से लेकर 399, 400 से लेकर 499। तो डीलर क्या करते हैं, बोलते हैं कि 100 से लेकर 199 स्मॉल पम्प्स के लिए कोड लगा दिया, 200 से लेकर 299 मीडियम टर्म जो मीडियम पम्प्स होंगे उनके लिए कोड हो जाएगा, 300 से लेकर 399 पाइप्स के लिए कोड हो गया, ठीक है। 400 से लेकर 499 मोटर्स के लिए कोड हो गया। तो बच्चे ये होता है ब्लॉक कोडिंग, ठीक है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझा दूँ आपको, आप कभी किसी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जाते हो, ठीक है बच्चे, वहाँ पे अलमीरास होती हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे अलमीरास होती हैं, लॉकर्स होते हैं वो। अब लॉकर्स में अपना सामान रखते हो, ठीक है, पर वहाँ पे लिखा होता है कि 100 से लेकर 199 जो लॉकर्स हैं ये स्टाफ का है। तो ब्लॉक कोड कर दिया ना, अब आपको ये खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा कि मेरी वाला लॉकर कहाँ पे होगा, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक कोडिंग की होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टाफ का है, यहाँ से तक लेकर इन लोगों का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लोगों का है, तो उसको ब्लॉक कोडिंग बोला जाता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट वन आ जाता है बच्चा मैनमोनिक कोड्स। मैनमोनिक कोड्स सिंपल है, कुछ नहीं है, आप अल्फ़ावर्ड या आप एब्रीविएशंस बना रहे हो, ठीक है बच्चे। जैसे सेल्स जर्नल के लिए SG बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हेडक्वार्टर्स के लिए HQ बना दिया। तो सिंपल हो गया कि हम सर एब्रीविएशंस बनाकर कोड बनाकर काम कर रहे हैं, तो उसको हम मैमोनिक कोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चे ये बता दिया आपको मैंने मैमोनिक कोड्स क्या होते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल हो गया कि कोई वर्ड को पूरा नहीं लिखना, उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेनी है। जैसे जम्मू को कई लोग JMU लिख लेते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म होगी, इसको ही मैमोनिक कोड्स बोलते हैं। बच्चे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यहाँ लिख लेता हूँ मैं आपको, टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम।
इसका मतलब कि कितने तरह के मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल्स होते हैं। ठीक है, मार्केट में सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कितने तरह के अवेलेबल होते हैं। एक होता है बच्चे रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, एक होता है बच्चे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, और बच्चे एक होता है हमारा टेलर मेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, 3 तरह के टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब सबसे पहले बात करता हूँ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर। नाम से पता चल रहा है ये मार्केट में अवेलेबल होगा। अब अवेलेबल का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में गैस को ले लोगे बच्चे, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, मीन टू से कि हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ठीक है, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर हर एक इंसान यूज़ कर सकता है लार्ज नंबर में। ठीक है बच्चे, बस आपको याद रखना है कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर सकते। नॉट डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू यू, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसा होगा वैसे हमें यूज़ करना पड़ेगा। ये इसको बोलते हैं रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर। चलो नेक्स्ट वन इज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब बच्चे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ध्यान से मैंने इसको, ये बच्चे सिंपल वे में कहूँ कि ये भी मार्केट से मिल सकते हैं, पर इसमें आप माइनर चेंजेस कर सकते हो। आपको चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर है ये, बस इसमें चेंजेस की जा सकती हैं। आप अपनी फर्म के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो, जैसी फर्म की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसमें माइनर सी चेंजेस की जा सकती हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे आपकी फर्म में आप चाहते हो कि सर मेरा इसमें ये फीचर ऐड करने हैं, ये कम करने हैं, तो वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, इसमें नेक्स्ट वन इज टेलर मेड सॉफ्टवेयर। अब ये बच्चे आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, जैसा आप बोलोगे उसी तरीके से सॉफ्टवेयर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ यूजर्स। तो ये आपको बच्चे याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकते हैं आपसे। अब बच्चे नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक के साथ है सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ CS सॉफ्टवेयर। अब तो सॉफ्टवेयर तो बता दिया आपने, इसके सिक्योरिटी फीचर्स क्या होंगे। बच्चे पासवर्ड लगा सकते हो आप, ये तो आपको पता ही होगा कि आप अल्फ़ाबेटिकली कोई या न्यूमेरिकली कोई पासवर्ड लगा दो तो आपका डाटा जो होगा वो सेफ रहेगा। ठीक है, सेकेंड होता है डाटा ऑडिट। डाटा ऑडिट हो गया मतलब कि आपका डाटा की इंटीग्रिटी बनी रहनी चाहिए। अब जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ सर वो सही लिखी जा रही हैं, गलत लिखी जा रही हैं, डिलीट तो नहीं हो गया, या कोई चीज़ें मॉडिफाइड तो नहीं होगी, किसी और ने यूज़ तो नहीं कर लिया। तो इसी तरीके से एक टीम तैयार की जाएगी जो पूरा चेक करेगी कि डाटा को ऑडिट करके आपको बताएगी कि जो डाटा है वो इंटीग्रेटेड डाटा है, इसकी इंटीग्रिटी है, ये डाटा आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज डाटा वॉल्ट। तो डाटा वॉल्ट हो गया बेटा, ये भी एक सॉफ्टवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए है कि एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जैसे आपने इंक्रिप्शन पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, तो सेम वही हो गया कि आपका डाटा जो हो गया वो टोटली सेव हो गया। अब हमारे डाटा के बीच में कोई दूसरा इंसान नहीं घुस सकता। ठीक है, जो बातें हम आपस में कर रहे हैं वो चीज़ें इनक्रिप्शन के थ्रू हो रही हैं, तो जिससे क्या होगा कि कोई भी थर्ड पार्टी जो होगी वो उसको समझ नहीं पाएगी। अब बच्चे एडवांटेजेस की बात करते हैं CAS की। तो फर्स्ट एडवांटेज है टाइमली जनरेशन ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन डिज़ायर फॉर्मेट्स। तो आपको रिपोर्ट्स इंफॉर्मेशन जैसे फॉर्मेट में चाहिए वैसे मिल जाएंगी। एफिशिएंट रिकॉर्ड कीपिंग है यहाँ पे। एंश्योर एफिशिएंट कंट्रोल ओवर द सिस्टम, बेटर तरीके से काम कर रहा है सिस्टम। इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग डाटा, बड़ा सस्ता काम कर रहा है। और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ डाटा इज मेंटेन, मतलब सीक्रेसी बनी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन सबसे बड़ी है
देखिए बच्चे, जिसकी एडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज है फास्टर ऑब्सोलेंसिस ऑफ टेक्नोलॉजी नेसेसिटेड इन्वेस्टमेंट इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी वैसे वैसे आपको सिस्टम भी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। डाटा मे बी लॉस्ट और करप्टेड ड्यू टू दी पावर इंटरप्शन। कोई पावर इंटरप्शन होगी तो डाटा लॉस ही हो सकता है, ठीक है। हैकिंग भी हो सकती है यहाँ पे। अनप्रोग्राम्ड और अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड। कोई अनप्रोग्राम अनस्पेसिफाइड रिपोर्ट्स जनरेट हो सकती हैं जो नहीं चाहिए होंगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको होल जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस यूनिट के, जो CUET पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साथ समझा दिया है। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।